शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज पहला एडिटोरियल जो डिस्कस करेंगे वो हाल फिलहाल में सरकार ने कुछ अंतरिक्ष से रिलेटेड नियम कानूनों में बदलाव किया है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो भारत का जो अंतरिक्ष क्षेत्र है, अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकार जो बदलाव ला रही है उनमें और क्या क्या चीज़ हमको कमी दिखाई देती है। सरकार को सबसे पहले तो गवर्नमेंट मस्ट कीप द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ऑफ स्पेस सेक्टर क्लियर। स्पेस सेक्टर का जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में नहीं, उस क्षेत्र में, इसमें इतना परसेंट, इसमें उतना परसेंट, सारी चीज़ों को क्लियर करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ समय पहले अंतरिक्ष तक हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, वहाँ पर क्या है, क्या हो रहा है, आकाशगंगा, न्यूट्रॉन तारा, दुनिया भर की सारी जो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा उस सेक्टर में रिसर्च होता नहीं था। आज के समय में लेकिन खोज की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ते जा रही हैं, इसलिए स्थिति भी बदलते जा रही। अंतरिक्ष में रुपए पैसे की बहुत वैल्यू है, सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी बताती है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स भी इससे जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर के अंतरिक्ष का जो क्षेत्र रहा है अब धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर रहा है। एंड देखा जाए अंतरिक्ष से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी रहती है, अंतरिक्ष के उड़ान काफ़ी महंगे और जोखिम भरे रहते हैं। ठीक है, और इसके लिए शुरू में हमारे मन में ऐसा था कि ये काम खाली सरकार ही कर सकती है, प्राइवेट कंपनियां ये काम नहीं कर सकती हैं। अब ये सच नहीं रहा है, क्योंकि आज के समय में ऐसा हो गया है कि जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, प्राइवेट क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, वो भी इनमें इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दी हैं। भारत ने 2020 में राज्य की अगुवाई में होने वाले सुधारों के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ना चालू कर दिया है। आप देखेंगे 2020 में केंद्र सरकार ने काफ़ी कुछ रिफॉर्म लाई थी इस अंतरिक्ष क्षेत्र की तरफ में। इन सुधारों के माध्यम से उसने अपने अंतरिक्ष सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया था। तो इस सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दी। इसके बाद रिलीज़ करी थी केंद्र सरकार ने जियो स्पाइटल गाइडलाइन, एंड इसके बाद इंडियन स्पेस पॉलिसी सरकार लेकर के आई। इस प्रकार से देखा जाए तो सरकार ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ओपन किया था एंड पास किया था टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, दैट अमंग अदर डिपार्चर फ्रॉम इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985। कुल मिलाकर के हम 1885 का जो टेलीग्राफ एक्ट आया था, इससे हम आगे बढ़े और इसमें संशोधन किए, 2023 वाला कानून लाए। इसके माध्यम से जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस है वो प्रोवाइड हम चालू किए हैं। फिर 21 फरवरी को गवर्नमेंट ने ओपन किया था कि हम जो है 100% एफडीआई लाना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट एंड सिस्टम सबसिस्टम फॉर सैटेलाइट ग्राउंड सेगमेंट यूज़र सेगमेंट के लिए। एंड बोला जा रहा है कि 74% जो है जो 74% है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में, ऑपरेशन में एंड डाटा प्रोडक्ट्स में, 49% लॉन्च व्हीकल में, स्पेस पोर्ट में, एंड उनसे रिलेटेड सिस्टम में हम 49% क्या काम करने वाले हैं, अलाउ करने वाले हैं एफडीआई को। तो यहाँ पर भी देखा जाए सरकार का ये जो काम है एकदम झंझट वाला लग रहा है, इस चीज़ में इतना, उस चीज़ में इतना, ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी सर खपाने वाली है। लेकिन यहाँ से सरकार की प्रशंसा करी जा रही कि भाई इस प्रकार से सरकार ने लीक से हट करके ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से पर्याप्त एफडीआई की इजाज़त दिया है। सरकार ने स्पेस सेक्टर की जो नीतियां हैं, इनमें जो महत्वाकांक्षा थी कि भाई हमें ये काम करना है,
उस हिसाब से सरकार ने काम किया है। एंड राष्ट्रीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी अंतरिक्ष उड़ान ऑपरेटर हैं, प्राइवेट प्लेयर हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, साथ ही साथ में जो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड करने वाले एंड एप्लीकेशन डिजाइनरों के योगदान को सरकार चाहती है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। एंड ये काफ़ी लॉजिकल कदम सरकार उठाई है, ऐसा राइटर का कहना है। एंड ये जो फैसला हम किए हैं, ये जो डिसीजन लिया गया है इंडिया के द्वारा, एंड इसके माध्यम से इंडिया को एक योग्यता एबिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है कि आप एडवांटेज लीजिए अपने लेस्ट विटिएटेड फॉरेन टाइज के टू कैच अप विथ चाइनाज मोर एडवांस पोजीशन एज ए स्पेस पावर। आप अपने रक्षा संबंधों को विदेश के साथ में सुधारिए, चाइना जो इतना आगे आपसे बढ़ते जा रहा है उसको आप टक्कर देने की कोशिश करिए। ये कदम इस बात की ओर इंगित करते हैं। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम को जहां निजी क्षेत्र की भागीदारी से फायदा मिल रहा है, वहीं उसकी विदेशी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता, अन्य बातों के अलावा उसकी आक्रामक विदेशी नीतियों और शी जिनपिंग के एडमिनिस्ट्रेशन की सेना को आधुनिक बनाने की योजना है, सैन्य इस्तेमाल के लिए असैनिक टेक्नोलॉजी को अपनाने से बाधित होती है। आगे बात करें यदि हम, तो देखिए ये एक अलग बात है कि अमेरिका सहित कई अन्य देशों ने भी ऐसी नीति अपनाई है। इन स्पेस के अध्यक्ष पवन के गोयना के हिसाब से देखें तो इन स्पेस कंपनी के जो अध्यक्ष हैं 2021-23 में अंतरिक्ष क्षेत्र द्वारा दुनिया भर से जुटाए गए 31.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अंतरिक्ष स्टार्टअप को चला गया है। अंतरिक्ष स्टार्टअप आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। छोटी मोटी चीज़ों के लिए लोग मदद करते हैं ताकि हमारे जो अंतरिक्ष के प्रोग्राम हैं वो सक्सेस हो सकें। एंड कुल मिलाकर के भारत क्या काम कर सकता है, इनकी पूंजी की यदि ज़रूरतों को पूरा करता है तो ये हमारे स्पेस सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। एंड फाइनली राइटर के द्वारा बोला जाता है कि देखिए इस प्रकार से हम बदलाव तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन इन बदलावों का जो असर है वो सही रहे वो कब हो सकता है, जब सरकार रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को क्लियर करें, रेड टेप जो लाल फीता शाही है, ठीक है, कहना चाहिए परिवारवाद है, भाई भतीजावाद है, उसको ख़त्म करें, पब्लिक सपोर्ट उसको मिलना चाहिए। एंड इंडियन जो कंपनीज़ हैं इनकी एबिलिटी को फॉरेन मार्केट के लिए और भी ज़्यादा थोड़ा सा आसान बनाए। ये सारे काम मतलब भारतीय कंपनियों की विदेशी बाज़ारों तक पहुंच को आसान बनाना पड़ेगा सरकार को, तब जाकर के सरकार सफल हो सकती है। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं ये रसिया में जो राजनीतिक हलचल चल रही है अभी हाल फिलहाल में देखेंगे आप, नवेल्नी की डेथ होती है। नवेल्नी जो कि रसिया के जो पुतिन है ना, जो कि सरकार अभी चला रहे हैं, तो उनके एकदम प्रबल दावेदार माने जाते थे अपोजिशन की पार्टी की तरफ से कि अगला राष्ट्रपति वो ही बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि जो डिसेंट है, सरकार असहमति को, सरकार अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रही है। एंड बोला जा रहा है कि शासन चलाने वाली पुतिन की शैली लंबी टिकने वाली नहीं है। इन सब बातों से हाल फिलहाल में देखा जाए, अलेक्सी नवेल्नी रसिया के आर्कटिक क्षेत्र में दूर दराज में एक जेल है। बहुत सारे आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे, 30 साल से भी ज़्यादा की सज़ा ये काट रहे थे, इनकी मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर के व्लादिमीर पुतिन द्वारा निर्मित राज्य में असहमति की स्थिति की डरावनी याद दिलाती है। वर्षों से देखा जाए नवेल्नी क्रेमलिन के सबसे मुखर आलोचक रहे हैं। सन 2020 में जहर खुमानी में वो जिंदा बच गए थे और इलाज के लिए उन्हें जर्मनी ले जाया गया था, ठीक है। उनके फिर न्यूज़ आई थी कि उनको जहर दे दिया गया।
बाद में वो आज़ादी की लड़ाई के लिए फिर से रूस लौटे, जिसके लिए उनको फिर से जेल में डाल दिया गया। बाद में, ठीक है, अब उनकी मौत की वजह अभी तक अज्ञात है। जहर जो दिया गया था, इसके बाद वो कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। जब उनको पॉइजन दिया गया था तो बहुत सारे सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। उनके लॉयर की यदि हम बात करें, उन्होंने कंप्लेन किया है कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था जेल में, एंड ही हैड स्टैग्ड हंगर स्ट्राइक। इसके बाद वो हंगर स्ट्राइक में बैठ गए थे। साथ ही साथ उनकी जो वाइफ हैं, उन्होंने बोला है कि मेरे पति को मार डाला, उनकी लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है। उनकी मौत की वजह चाहे जो भी हो, रूस इस त्रासदी से खुद को कभी दोषमुक्त नहीं कर सकता है। नवेलनी ने जो राजनीतिक विपक्ष बनाया था ना, रूसी अधिकारी उसे नेस्ता नाबूद करने पर तुले हुए थे। रूस की प्रतिबंधित प्रणाली में कुछ विपक्षी दल हैं जिन्हें क्रेमलिन बर्दाश्त करता है, और कुछ विरोधी हैं जिनसे राज्य के दुश्मन जैसा सलूक किया जाता है। तो नवेलनी इस मामले में सेकंड वाली श्रेणी में थे। सेकंड वाली श्रेणी में आने वाले एक और विपक्षी राजनेता हैं बोरिस नेमत्सोव, की 2015 में मॉस्को में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रूस को 24 सालों से राष्ट्रपति पुतिन ही चला रहे हैं। इस साल के चुनाव के जरिए उनकी योजना अपने शासन को और भी ज़्यादा 6 साल बढ़ाने की है। तो कुल मिलाकर के इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई ये तो अपनी गद्दी को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अब उनको नवेलनी की तरफ से कोई खतरा नहीं है। लेवादा सेंटर जैसे स्वतंत्र सर्वे के हिसाब से यदि हम देखेंगे ना, तो लेवादा सेंटर के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो द इलेक्शन फ्रे इज़ टाइटली मैनेज्ड। क्या बोला जा रहा है कि पुतिन की स्वीकृति सबसे टॉप में रहेगी। चुनावी मुकाबले को कसकर के प्रतिबंधित किया गया है। यूक्रेन युद्ध के आलोचक 2 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है, जबकि पुतिन के प्रतिद्वंदी उनके नेतृत्व की वाकई प्रशंसा करते हैं। अब नवेलनोई को आपने दशकों की जेल की सज़ा सुना दिए थे, और संगठित विरोध की अब कोई गुंजाइश रही ही नहीं है। तब भी ये तथ्य कि उन्हें जेल से इस तरह मरना पड़ा बता रहा है कि असहमति की आवाज़ों को लेकर के सरकार कितनी डरी हुई है। तो कुल मिलाकर के आलोचकों को ये संदेश भी दिया गया है कि सुधर जाओ, नहीं तो फिर नतीजे भुगतो। और नवेलनी ने, जिन्होंने जहर के हमले के बाद भी रूस लौटना चुना, अपनी राजनीतिक सक्रियता को सर्वोच्च कीमत चुकाई थी। रसिया अपने हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा पावर को केंद्रित करते जा रहा है, जबकि देश विदेशी ज़मीन पर एक लड़ाई लड़ रहा है। राज आलोचना की कोई आवाज़ या फिर संगठित विरोध नहीं चाहते हैं, मतलब सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है। भले ही उसने अभी डर के जरिए व्यवस्था कायम कर रखी है, लेकिन सरकार का अपना इतिहास बताता है कि शासन का ये मॉडल लंबा टिकने वाला बिल्कुल नहीं है। इसके बाद वाली हम न्यूज़ देखने वाले हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है। आईआईएससी के वैज्ञानिक लोगों ने डेवलप किया है एक सिंथेटिक एंटीबॉडी, जिसके माध्यम से जो डेडली स्नेक बाइट टॉक्सिन है उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ब्लर करात, ठीक है, ब्लर कराट जो कि काफ़ी जहरीला सांप है, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आया। वैज्ञानिक लोग जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के हैं, उन्होंने डेवलप किया है एक सिंथेटिक ह्यूमन एंटीबॉडी, जिसके माध्यम से हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मतलब उसके असर को हम कम कर सकते हैं। किसके? जहर के असर को ये न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन जो कि प्रोड्यूस किया गया है एल्पाडाई फैमिली ऑफ हाईली टॉक्सिक स्नैक्स। इसमें इंक्लूड है कोबरा, किंग कोबरा, कराट, ब्लैक माम्बा। इतने किस्म के सांप यदि काटते हैं तो इनके असर, जहर के असर को हम कम कर सकते हैं। आईआईएससी के हिसाब से देखें तो टीम ने अडॉप्ट किया है एक अप्रोच को। इसका यूज़ पहले HIV
की एंटीबॉडी की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता था, कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता था, ताकि सिंथेसाइज किया जा सके एक नया वेनम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये जो पार्टिकुलर स्ट्रेटजी है इसको हम अप्लाइड करेंगे ताकि डेवलप कर सके एंटीबॉडी स्नेक बाइट ट्रीटमेंट के लिए। ठीक इसी प्रकार से तो कोरोना में होता है, हमारी बॉडी में ऐसे एंटीबॉडी बनाते हैं जिसके माध्यम से हम रोग से निपट सकते हैं। एंड टीम के हिसाब से जो एंटीबॉडी डेवलप करी गई थी टारगेट करती है एक कंजर्व रीजन को। ये जो कोर ऑफ ए मेजर टॉक्सिन है जिसका नाम है 3 फिंगर टॉक्सिन, मतलब एलापिड वेनम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये टारगेटेड एरिया रहा है। हालांकि जो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं एलापिड श्रेणी के सांपों की, वो प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग टाइप के 3FTX को, एंड ए हैंडफुल ऑफ रीजन इन द प्रोटीन आर सिमिलर। कुछ कुछ ही हमको ऐसा मिलेगा कि भाई इसका जहर सेम है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो इंडिया और अल्बानिया के डिप्लोमेटिक मिशन से रिलेटेड है। अल्बानिया के फॉरेन मिनिस्टर इगली हसानी ने थर्सडे के दिन बोला है कि अल्बानिया प्लानिंग कर रहा है कि हम ओपन करेंगे एक एम्बेसी नई दिल्ली में, जबकि इंडिया भी सून डिप्लोमेटिक मिशन लाने वाला है तिराना की तरफ से। मिस्टर हसानी जो कि विज़िट कर रहे हैं इंडिया की ताकि पार्टिसिपेट कर सके एनुअल रसियाना डायलॉग में, presented his country as an important location on corridor that connect यूरोप with एशिया। उन्होंने कहा है कि भाई हमारी जो देश की लोकेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम एक ऐसी कॉरिडोर में लोकेटेड हैं जो कि कनेक्ट करता है यूरोप को एशिया के साथ में। एंड उन्होंने बोला है कि कैसे भी करके दोनों के बीच में ट्रेड टाइज अच्छी होना चाहिए। मिस्टर हसानी की जो विज़िट रही है नई दिल्ली की, ये एक प्रकार से को इंसिडेंट मानी जा रही है। ठीक है, विद द विजिट ऑफ ग्रीक प्राइम मिनिस्टर काइरोकोस मिस्तोकिस हु इज़ ऑन ए स्टेट विजिट ऑफ इंडिया। उनका कहना है कि जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है शुड बी परस्यूड डिस्पाइट द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट इन गाजा। उनका कहना है कि गाजा में जो भी जैसी कंडीशन है इसके बावजूद भी इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लगभग 500 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है, अल्बानिया एक नॉर्दर्न नेबर माना जाता है ग्रीस का, एंड एविडेंटली ट्राइंग टू गेट ऑन टू द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ब्रिजिंग इंडिया एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट। इसके बाद उन्होंने अल्बानिया का महत्व बताया। उन्होंने बोला 2023 में क्या हुआ था, कितने सारे टूरिस्ट लोग अल्बानिया आए हुए थे, इसीलिए उनका कहना है कि भाई अल्बानिया को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करिए, आप अल्बानिया को जोड़िए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। 2023 में 10 मिलियन टूरिस्ट लोगों ने विजिट किया था अल्बानिया को, एंड इट इज़ ऑफ आउटमोस्ट इम्पोर्टेंस दैट दिस मोमेंटम बिटवीन अल्बानिया एंड इंडिया इज़ नॉट ओनली प्रिजर्व बट आल्सो इनहेंस। तो इसको अपने को कंटिन्यू रखना है, इसको अपने को आगे बढ़ाना है, ऐसा कहना है अल्बानिया के लीडर का।